कोई कैसे अपनी ही माँ को 79 बार चाकू मारकर उसकी जान ले सकता है। भगवान करे ऐसा कोई करने की सोचे भी तो पहले उसी को उठा ले। खैर, टिकटॉक आज इंडिया में बंद हो चुका है लेकिन दुनिया में चल रहा है और इसी टिकटॉक पर बहुत सारी क्रिंज वीडियोस के अलावा कुछ काम की वीडियोस भी कभी कभी देखी जाती थी। जी हाँ, कुछ पुराने यादें इस टिकटॉक की वजह से दुनिया के सामने फिर से ताजा हो गई और ऐसा ही कुछ केस था इजाबेले गुज़मैन का। जी हाँ, एक 18 साल की लड़की जिस पर यह आरोप साबित हो चुका था कि उसने ही सन 2013 में अपनी मां की जान ली थी, लेकिन जैसे ही उसका ट्रायल शुरू हुआ उसकी कुछ वीडियोस निकलकर सामने आई और लोग उसकी वीडियो से टिकटॉक पर ड्यूएट्स बनाने लगे, क्योंकि जब भी वो कोर्ट में पेश होती थी तो कैमरा को देखकर ऐसे ऐसे इशारे करती थी जो देखने में ही बहुत अजीब थे। लेकिन इन्हीं बहुत अजीब से इशारों के पीछे एक बेरहम, एक बेदर्द और एक बहुत ही भयंकर मर्डर छुपा हुआ था। और सच कहूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग इतने सेंसिटिव और क्रिटिकल केस के पीछे इतना बड़ा मजाक कैसे बना रहे थे। और आज मैं आपको उसी लड़की यानी कि इजाबेले गुज़मैन का पूरा सच बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कैसे उसके अजीब से व्यवहार ने सालों बाद उसे फेमस कर दिया। तो कोलोराडो के अरोरा में इजाबेले का बचपन बीता। वो यहाँ अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहती थी। इसके माँ बाप का तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो तलाक होने के बाद भी वो साथ रहते थे। इजाबेले की मां का नाम यंग मी हुआई था और यकीन मानिए ये औरत अपने घर को चलाने के लिए वो सब कर रही थी जो एक अच्छी मां को करना चाहिए था। दिन के 12-12 घंटों की नौकरी करना सिर्फ अपनी बेटी और खुद का पेट भरने के लिए। पूरा मोहल्ला जानता था कि ये औरत बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी इजाबेले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी माँ उसके लिए कितना कुछ कर रही है वो उसे कुछ नहीं समझती थी। जो लोग इजाबेले को जानते थे उन्होंने बताया कि ये लड़की हमेशा से ही अपने परिवार के लिए दिक्कतें पैदा करती रही है। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। जब वो 18 साल की हुई उसने स्कूल छोड़ दिया और वो भी 12th क्लास के एग्जाम से सिर्फ 2 हफ्तों पहले। उसके माता पिता इसे बहुत दुखी थे, लेकिन यहाँ तक भी सही था। पर इस लड़की का असल रूप तब सामने आया जब इजाबेले की माँ यानी कि यंग मी हुआई ने एक रयान नाम के और आदमी के साथ शादी कर ली। अब ये जो रयान आया था ये इजाबेले को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बार बार अपनी माँ यानी कि यंग मी हुआई के साथ रयान को लेकर गुस्सा करती उसके साथ लड़ाइयां करना शुरू कर दिया। और दिन बीतने के साथ ही उसका अपनी माँ के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद उसकी माँ ने मजबूरन इजाबेले को अपने पुराने पति रॉबर्ट के पास ही भेज दिया। पर कुछ ही दिनों में वो वापस अपनी माँ के पास आ गई और वही लड़ाइयाँ चलती रही। अब यहाँ वो वापस आई थी तो लड़ाइयाँ तो ऑब्वियसली होनी थी और कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन तो भरकर फूटेगा ही, और वो घड़ा अब फूटने वाला था। उस दिन यंग मी हुआई यानी कि इजाबेले की माँ और इजाबेले की बहुत भयंकर लड़ाई हुई और इस कदर लड़ाई हुई कि जाते जाते इजाबेले ने अपनी ही माँ के मुंह पर थूक फेंक दिया। ये सब रयान सामने खड़ा होकर देख रहा था। उसने लड़ाई बढ़ता देख तुरंत पुलिस वालों को फोन कर दिया और रात को इजाबेले ने अपनी माँ को एक ईमेल भेजा जिसमें सिर्फ 3 अक्षर लिखे हुए थे, यू विल पे। उस दिन पुलिस भी इनके घर आई। इजाबेले और उसकी माँ को सामने बैठाकर दोनों को समझाया। इजाबेले को ऐसा फिर से ना करने की चेतावनी दी गई, लेकिन वो अब 18 साल की हो चुकी थी। उसका जो मन करे वो कर सकती थी। उसके माता पिता चाहे तो उसे घर से बाहर भी निकाल सकते थे, जिससे उसे अकल लग जाती। खैर, पुलिस वहां से चली गई। इजाबेले अपने कमरे में चली गई और पूरी रात बाहर नहीं आई। यहाँ पर सच कहूँ तो इजाबेले की माँ को बहुत डर लग रहा था। वो उसके साथ इस घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन यंग मी हुआई के इसी बुरे सपने को इजाबेले ने सच भी कर दिया। असल में रयान और यंग मी दोनों ही क्रिश्चियन थे और वो भी क्रिश्चियन की एक ऐसी ब्रांच से थे जिसमें वो ना ही कोई त्योहार और ना ही कोई हॉलीडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्रिश्चियनिटी की इस ब्रांच को जेहोवाज विटनेस कहा जाता है। इजाबेले ने अपने माता पिता को कह दिया था कि उसे ऐसा क्रिश्चियन नहीं बनना, उसे अपनी जिंदगी में सब कुछ करना है, अच्छे से जीनी है। खैर, पुलिस के जाने के बाद यंग मी ने इजाबेले से दूरी बनाकर रखनी शुरू कर दी और अगले दिन यंग मी अपनी नौकरी पर सुबह सुबह चली गई। पूरा दिन उसने नौकरी करी। रयान और इजाबेले अपने घर पर ही अकेले मौजूद थे और रात को तकरीबन 9:30 बजे यंग मी अपनी नौकरी से वापस लौटी। उसने नीचे देखा कि रयान ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी वगैरह देख रहा है। उसने रयान से हाय हेलो किया और ऊपर नहाने के लिए चली गई। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा ही रही थी और तभी कुछ ही सेकंड्स में रयान को नीचे मार पिटाई और तेज चिल्लाहटों की आवाज सुनाई देने लगी। जी हाँ, रयान ने वो सब कुछ सुना था जो एक मर्डर के टाइम पर सुनाया जा सकता है। यंग मी बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी। रयान नीचे से तुरंत भागकर ऊपर बाथरूम में गया और उसने देखा कि सामने बाथरूम में इजाबेले और यंग मी दोनों मौजूद हैं और यहाँ इजाबेले के हाथ में एक धारदार चाकू भी उसने पकड़ा हुआ था।
और रयान को देखते ही इजाबेला ने तुरंत उसके मुंह पर ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। और यहाँ अब रयान को समझ आ चुका था कि यंगमी की जान यहाँ खतरे में है। उसने सबसे पहले बहुत कोशिशें करी उस दरवाजे को खुलवाने की, लेकिन वो दरवाजा इजाबेला ने या फिर यंगमी ने, दोनों ने ही नहीं खोला। यंगमी तो बेचारी खोल ही नहीं सकती थी, वो तो मजबूर थी। इजाबेला ने वो दरवाजा नहीं खोला। वो तुरंत भागकर नीचे आया। उसने पुलिस वालों को फोन किया। वो फोन करके वापस ऊपर गया और ऊपर जाकर उसने देखा कि बाथरूम के गेट के नीचे से खून की मोटी धार बाहर निकल रही है। अब यंगमी ने भी चिल्लाना बंद कर दिया था और अंतिम शब्द जो यंगमी के मुंह से निकला था वो था जेहोवाज। और यकीन मानिए इसके बाद जो इस घटना में हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जी हाँ, कुछ ही सेकंड्स में रयान बाहर खड़ा था और वो गेट बंद था। उसके पीछे इजाबेला और यंगमी मौजूद थी और कुछ ही सेकंड्स में वो गेट खुला और इजाबेला अपने हाथ में एक चाकू लिए, पूरे कपड़े उसके खून से भरे हुए थे, पूरा मुंह उसका खून से भरा हुआ था और वो धीरे धीरे उस बाथरूम से बाहर निकली। ये बात तो साफ थी कि जब तक रयान उस बाथरूम के अंदर गया तब तक यंगमी दम तोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने अंतिम प्रयास यानी कि सीपीआर वगैरह देने की कोशिश करी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वो जितना ज्यादा सीपीआर दे रहा था, खून उतना ज्यादा ही उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। खैर मौके पर डॉक्टर्स और पुलिस पहुंची और यहाँ डॉक्टर्स ने पहुंचते ही ये घोषित कर दिया कि यंगमी अब दम तोड़ चुकी है और उसके चेहरे पर और गले पर मिलाकर टोटल 79 बार चाकुओं से हमला किया गया था। सोचकर देखिए, 79 बार, 79 टाइम्स। इस बाथरूम में एक बेसबॉल का बैट भी पड़ा हुआ था और ये कंफर्म था कि चाकू मारने से पहले या फिर चाकू मारने के बाद इजाबेला ने इस बैट से भी अपनी मां का चेहरा कुचला था। तुरंत पुलिस ने अब इजाबेला को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इजाबेला कहीं नहीं मिली। पुलिस ने उसकी फोन की लोकेशन वगैरह भी तलाशनी शुरू करी, लेकिन इजाबेला ने अपना फोन भी बंद किया हुआ था। लेकिन अगले ही दिन यहाँ की इजाबेला की किस्मत गंदी थी और वो पार्किंग एरिया में आम लोगों को घूमती हुई दिख गई और तुरंत लोगों ने पुलिस को फोन करके टिप दे दी कि इजाबेला यहाँ मौजूद है। पुलिस वहां आई और इजाबेला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस लगाए गए। अब क्योंकि उसकी उम्र 18 साल की हो चुकी थी तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। पर यहीं से तो हालात बिगड़ना शुरू हो गए। जी हाँ, एक लड़की ने अपनी मां का मर्डर कर दिया था पर कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया। जी हाँ, निर्दोष कह सकते हैं, पूरी तरह से निर्दोष नहीं, क्योंकि ट्रायल के दौरान इजाबेला से मिलने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स आए और सभी ने माना कि इजाबेला स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। जी हाँ, एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो असल में कर क्या रहा है। जिसका मतलब ये साफ था कि जब इजाबेला अपनी माँ का मर्डर कर रही थी उस टाइम उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो जिसका मर्डर कर रही है वो उसकी खुद की माँ है। इजाबेला ने खुद बताया कि उसे ऐसे कई सपने आते थे जिसमें एक महिला का उसे मर्डर करते हुए दिखाया जाता था। उस महिला का नाम सिसिलिया था और उसे अब इस महिला को असल जिंदगी में ढूंढकर उसका मर्डर करना था ताकि वो दुनिया को बचा सके। ऐसा मैंने नहीं, ऐसा इजाबेला ने खुद अपने बयानों में कहा। खैर ये बयान मिलते ही और ये सब बात प्रूव होते ही कि वो मेंटल है, इजाबेला के ऊपर से बहुत सारी बड़ी बड़ी धाराएं हट गई। कोर्ट ने माना कि इस बीमारी के दौरान पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत, जिसके बाद कोर्ट ने उसे साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। लेकिन अब हमें ये बात कर लेनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था इस 9 साल पुराने केस में जो ये अब जाकर टिकटॉक पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपने एवा मैक का स्वीट बट साइको गाना सुना है? तो जब सन 2018 में गाना दुनिया के सामने आया ये बहुत जल्दी वायरल हो गया। वायरल इसलिए नहीं क्योंकि इसका नाम बहुत कैची था, बल्कि इसके लिरिक्स भी बहुत विवादों वाले थे। इस गाने की वजह से समाज में संदेश फैला कि पागल होना सही है लेकिन तब तक जब तक आप स्वीट रह सकें। लेकिन कुछ लोगों ने इस गाने की इस लाइन को इजाबेला से जोड़ना शुरू कर दिया। वो इस लाइन को इसलिए जोड़ते थे क्योंकि जब भी इजाबेला को कोर्ट रूम में लेकर आया जाता था वहां बहुत सारे कैमराज लगे होते थे और उन सभी कैमराज की तरफ देखकर इजाबेला ऐसे ऐसे इशारे करती थी जिसका आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पता नहीं उन इशारों का मतलब क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया। आपको अगर समझ आया हो तो मुझे जरूर बताएं। इन इशारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इजाबेला जेल के अंदर या फिर अपनी सजा के अंदर बहुत मजे से रह रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है और बाहर आने की भी उसे कोई जल्दी नहीं है। और इन्हीं कैमरास पर रिएक्शन वाली वीडियोस के ऊपर ये गाना लगाकर लोगों ने इसे टिकटॉक पर डालना शुरू कर दिया और यकीन मानिए ये बहुत तेजी से और बहुत गंदी तरह वायरल हुआ। पूरी दुनिया के सामने केस एक बार मानो फिर से ताजा हो चुका था और इसे फिर से देखना अब जरूरी था। खैर किस्मत से जितनी तेजी से ये ट्रेंड चला था उतनी ही तेजी से ये ट्रेंड वापस खत्म भी हो गया और मैं यकीन माने बहुत खुश हूं कि ये ट्रेंड खत्म हो गया, वरना पता नहीं कैसे कैसे लोगों के ऊपर इस लड़की का इन्फ्लुएंस हो जाता और उनके माइंड में क्या पता कब कुछ क्या चल जाए। खैर नवंबर 2020 में इजाबेला का पहला और मेरे ख्याल से उसके बाद तो कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया है जब से उसे सजा मिली है। जी हाँ, नवंबर 2020
2019 में उसका पहला इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने पब्लिकली कैमरास पर यह कहा कि वो अब फिर से सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। उसे अंदाजा है कि उसने क्या किया है और उसे अब अकल सब कुछ लग चुकी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उसकी ये जो स्किज़ोफ्रेनिया वाली बीमारी है वो ठीक हो गई है जो ये सब बोल रही है, देखने वाली बात होगी। उसने कहा कि वो अब किसी के लिए या फिर किसी की जान के लिए अब खतरा नहीं है। वो ना ही खुद को कोई नुकसान पहुंचाएगी ना ही सामने वाले को कुछ वो कहेगी। और दूसरी बात उसने कहा कि मुझे इस कैद से बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ के लोग मुझे बहुत ज्यादा गंदी नजरों से देखते हैं। और सन 2015 में तो उसके साथ 3 बार बलात्कार जैसी घटना भी हो चुकी है। इस बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं मिल पाई कि क्या इजाबेले आने वाले समय में या फिर जल्दी ही इस जेल से बाहर निकल पाएगी। वो अभी तक जेल में ही बंद है और बाहर आने के अभी तक तो कोई चांसेस नहीं है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे केसेस डिस्कस करूं क्योंकि इस सब में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है और जहां सोशल मीडिया इन्वॉल्व होगी उसका इन्फ्लुएंस हमारे डेली लाइफ पर जरूर पड़ेगा और आपको ये बातें पता होनी जरूरी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सौम्या शिवांकर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।